हेलो स्टूडेंट्स, आज मॉडर्न इंडियन ग्रुप सी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए हम वित्तीय विकेंद्रीकरण के टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वित्तीय विकेंद्रीकरण, जैसा कि आप इस थीम से ही पता कर सकते हैं कि वित्त व्यवस्था का किस प्रकार से दो केंद्र और प्रांतों के बीच में विभाजन किया गया था, यानी कि सेंट्रल ने अपने हाथ में नहीं रखा था और इसको केंद्र और प्रांतों के बीच में कैसे धीरे धीरे वित्तीय विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई, इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम कंपनी के समय में वित्तीय अधिभार किस प्रकार का था उसके बारे में बात करेंगे। उसके पश्चात हम 1850 के पश्चात क्या परिवर्तन आना शुरू हुए, 1883 में क्या परिवर्तन हुए, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि सरकार का वित्तीय व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण था। 1773 तक बम्बई, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी तीनों ही एक दूसरे से स्वतंत्र रह करके वित्तीय प्रबंध किया करते थे, परंतु परिवर्तन तब आया जब 1833 में गवर्नर जनरल, जो कि बंगाल के प्रशासन को ही देखता था, उससे उसे मुक्त कर दिया गया और तीनों प्रेसिडेंसियों पर समस्त अधिकार गवर्नर जनरल को ही सौंप दिए गए थे। तब ही से तीनों ही प्रेसिडेंसी का कार्य गवर्नर जनरल संभाल रहा था। लेकिन तीनों प्रेसिडेंसियों की दूरी इतनी अलग अलग थी, वे एक दूसरे से इतने दूर स्थित थे, यातायात साधनों का अभाव था, इस कारण से यह नियंत्रण एक नाम मात्र के लिए ही रह गया था। 1850 में स्थिति में परिवर्तन आया और इस समय भारत सचिव ने भारत सरकार तथा भारत सरकार ने प्रांतों की वित्तीय व्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की स्वीकृति दे दी और उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। अभी तक तो दूरी की वजह से यह नाम मात्र का था। भारत सरकार के इंग्लैंड व भारत के वित्तीय मामलों की पूर्ण जिम्मेदारी अब भारत सचिव को सौंप दी गई थी। भारत में वायसरॉय को यह अधिकार भी मिल गया था कि केंद्र और प्रांतों के वित्तीय प्रबंधों का वह स्वयं ही संचालन करेगा। विविध प्रकार से जो आमदनी प्राप्त होती है वह भी सिर्फ भारत सरकार को ही मिलती थी। प्रांतों को हम देखते हैं कि इस समय विभिन्न मदों में अनुदान भिन्न भिन्न प्रकार के दिए जाते थे, लेकिन सार्वजनिक हित के कुछ कार्यों जैसे शिक्षा की व्यवस्था है और सार्वजनिक निर्माण के लिए वे अपने स्थानीय कर स्वयं लगा सकते थे, यह स्वतंत्रता उनको दी गई थी। प्रांतों को यह मालूम नहीं होता था कि आने वाले वर्षों में या अगले आने वाले वर्ष में उन्हें कितना अनुदान मिलेगा, क्योंकि स्वयं भारत सरकार को भी यह निश्चित नहीं होता था कि उनकी आमदनी किस प्रकार से होगी और वह प्रांतों को कितना अनुदान दे पाएंगे। आरंभ से ही प्रांतों और केंद्रों के वित्तीय अधिकारों के बारे में मतभेद रहा था। प्रांतों के गवर्नरों को यह शिकायत थी कि उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार अनुदान नहीं दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष उसमें परिवर्तन किए जाते हैं, और जो परिवर्तन होते हैं वे किन मदों में किए जाएंगे यह भी निश्चित नहीं होता था, इसलिए वे अपने व्यय जो करने हैं उसको भी कोई निश्चित नहीं कर पाते थे। पर केंद्रीय सरकार की भी अपनी सीमाएं थीं। उनकी स्वयं की वार्षिक आमदनी ही अनिश्चित थी, क्योंकि वे भू राजस्व से आय प्राप्त करते थे, तो उसकी भू राजस्व कभी भी एक निश्चित नहीं होता था, वह मॉनसून पर निश्चित होता था। फिर चीन को बेची जाने वाली जो अफीम थी और चाय थी, उसका भी पूर्व अनुमान लगाना मुश्किल होता था, क्योंकि चीन की विक्रय दरों में लगातार परिवर्तन आता रहता था। होम चार्जेस के तहत भारत से कई प्रकार की
वसूली भारत सरकार किया करती थी, परंतु उसकी भी आमदनी कितनी रहेगी और कितनी नहीं रहेगी, इसका भी वह अनुमान पूर्व में कभी भी नहीं लगा पाए थे। तो हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ का, क्योंकि केंद्र सरकार के पास में निश्चित आमदनी नहीं थी, तो वह कैसे प्रांतीय सरकार को अपनी आमदनी या उनको दिए जाने वाले मदों के बारे में निश्चित रूप से बता सकती थी। वहीं हम देखते हैं कि अकाल राहत कार्य जो थे और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भी जो व्यय किए जाते थे, वे भी परिस्थिति के अनुसार बदलते ही रहते थे। 19वीं सदी के मध्य में भारत में जो चांदी का रुपया चल रहा था, उसकी विनिमय दर इंग्लैंड की स्वर्ण मुद्रा के मुकाबले में भी बिल्कुल अनिश्चित थी। कुछ पक्का नहीं था कि वे किस मद में और कितना पैसा उनको प्राप्त होगा। तो इस अनिश्चितता के कारण हम देखते हैं कि कभी भी प्रांतों को दिए जाने वाले अनुदानों की व्यवस्था निश्चित नहीं हो पाई थी। इस प्रकार की परिस्थितियों में अगर प्रांतों को अधिक अनुदान चाहिए था, तो उसका एक ही उपाय केंद्रीय सरकार ने सोचा था कि वह यह कि जनता पर ही करों की वृद्धि कर दी जाए। 19वीं सदी में हम देखते हैं कि भारत सरकार ने कुछ प्रत्यक्ष कर भी लगाने प्रारंभ करे थे, जिसमें कि आयकर था और लाइसेंस कर था। परंतु इन करों का जनता ने बहुत अधिक विरोध किया, इसके लिए प्रदर्शन भी किए गए। इसलिए सरकार ने करों में वृद्धि करने का जो एक उपाय सोचा था, उसको उन्होंने रोक दिया और उस पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया। पर 1870 में आय कर लगाने के समय में, हालांकि यह आयकर बाद में लगाया भी गया था, परंतु जब 1870 में आयकर लगाया था, तब भी कैनिंग ने यह चैलेंज दे दिया था भारत सरकार को कि अलोकप्रिय करों को थोपने की अपेक्षा अच्छा है कि हम जो 40,000 यूरोपियन हमारे साथ में है, उनके सशक्त बल के आधार पर हम भारत पर शासन करें। स्टैट्यूटरी कमीशन जो 1930 में लागू हुआ था, उसने भी यह कहा था कि एक गरीब देश में करों को बढ़ाने की भी एक सीमा होती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि सरकार ऐसे वर्ग विशेष, जिसमें भूस्वामी जमींदार लोग थे, उन पर भी कर नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि वे उनके समर्थक थे। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक आते आते क्योंकि भारत में अकालों की संख्या भी बढ़ गई थी और उनके लिए अकाल राहत कार्य और सूखे राहत कार्य, साथ ही में सार्वजनिक निर्माण के लिए भी भारत सरकार को बहुत धन अपना व्यय करना होता था। इन सब कारणों से उनके वित्तीय साधन जो थे, वे सीमित हो रहे थे और प्रांतों की आवश्यकताएं भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और उनको जो अनुदान दिया जाना था, उसको भी देने में वे असमर्थ थे। इसलिए यह महसूस किया जाने लगा कि वित्तीय अनुदान और केंद्र और प्रांतों के साथ में कुछ इस प्रकार के समझौते किए जाएं, जिससे कि आय और व्यय का एक निश्चित अनुमान लगाकर उसके आधार पर ही कार्य किए जा सके। तो हम देखते हैं कि इसके पश्चात लॉर्ड मेयो के समय में वित्तीय विकेंद्रीकरण नीति का प्रारंभ हुआ, यानी वित्त व्यवस्था को केंद्र अपने हाथ में नहीं रख करके वरन वित्त को वह प्रांतों के साथ में भी बांटेगा। इस प्रकार से वित्तीय भार जो था, वह दोनों के मध्य में बना रहेगा, सिर्फ केंद्र सरकार के पास में नहीं रहेगा। 1871 में लॉर्ड मेयो ने
एक बजट प्रस्तुत किया था जिसे घाटे का बजट माना गया था। और घाटे का बजट होने के कारण यह वित्तीय विकेंद्रीकरण मतलब जो पिछले 3 सालों से बजट प्रस्तुत किए जा रहे थे, वे बजट क्योंकि घाटे के थे, इसलिए यह माना गया कि अब प्रांतों के अनुदानों में कमी की जाए। यानी कि जो 3 वर्षों से घाटा हो रहा था, वह घाटा किस वजह से हो रहा था केंद्र सरकार को? क्योंकि उन्हें प्रांतों को अनुदान देना पड़ता था। अतएव अब यह सोचा गया कि प्रांतों के अनुदानों में कमी की जाए और साथ ही में प्रांतों को भी खर्च करने के लिए, व्यय करने के लिए एक निश्चित सीमा उनको खर्च व्यय जो किया जाए उसके लिए भी एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी जाए, वे अपना व्यय उसी सीमा के अंतर्गत करें। इसलिए केंद्र सरकार ने अब पुलिस, जेल, चिकित्सा सेवाएं, रजिस्ट्रेशन, शिक्षा, सड़क निर्माण और मुद्रण के लिए प्रांतों को दिए जाने वाले अनुदान निश्चित कर दिए और इनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उन्हें ही सौंप दी। अपने ऊपर नहीं ली, बल्कि उन्हें ही सौंप दी। यदि कोई प्रांत इन मदों में उनको अगर एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत होती है, अतिरिक्त धन की व्यवस्था अगर उनको करनी पड़ती है और उन्हें चाहिए होती है, तो वे स्थानीय कर लगाकर और वार्षिक खर्चे में कमी करके ऐसा कर सकती थी। इस प्रकार सामान्य नियमों के अंतर्गत हम देखते हैं कि वह इन मदों पर अपनी इच्छा के अनुसार अब व्यय कर सकती थी। भारत सरकार के बजट में इन मदों में प्रांतों को दिए गए अनुदान प्रांतीय सीरीज के अंतर्गत एक साथ दिखाए जाते थे। प्रोविंशियल सीरीज बना दी गई थी और उसमें वे एक साथ सभी प्रांतों को दिए जाने वाले अनुदानों को अपने बजट में शो किया करते थे। इन प्रांतों के द्वारा प्रस्तुत अनुमानों में अब केंद्र सरकार कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती थी। इस व्यवस्था से का परिणाम यह निकला कि अब केंद्र सरकार को अपने बजट के अनुमान लगाने में सुविधा प्राप्त हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि किस किस मदों में अब उनको कितना पैसा देना है। लेकिन शीघ्र ही केंद्र सरकार ने अनुभव किया कि क्योंकि वह इनको पैसा दे रही है, प्रांतों को पैसा दे रही है, तो प्रांतीय सरकार जो है वे अपने मदों में आमदनी बढ़ाने में कोई रुचि भी नहीं दिखा रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने उन्हें निश्चित रकम या राशि प्रदान कर दी थी या निर्धारित कर दी थी। प्रांतीय सरकारों को दिए गए अनुदान भी भिन्न भिन्न सरकारों की आवश्यकताओं के अनुरूप ही निर्धारित किए गए थे। मतलब हर एक प्रांत की जो आवश्यकता होती थी उसी के अनुरूप उन्हें अनुदान दिए जा रहे थे। तो प्रांतीय सरकारों को स्वीकृत किए गए अनुदानों के आधार भी अब कोई निश्चित नहीं थे। जब उन्होंने यह निश्चित कर दिया कि वे स्वयं अपनी आमदनी को बढ़ा सकते थे, अपनी आमदनी को वृद्धि करने के लिए वे जनता पर कर भी लगा सकते थे, परंतु प्रांतों ने इस प्रकार का कोई भी कार्य करने में अपनी इच्छा नहीं जताई। केंद्र की आय बढ़ाने के लिए यह सोचा गया कि 3 प्रकार के कार्य अब किए जा सकते हैं। पहला, करों में वृद्धि कर दी जाए। दूसरा, व्यय में कमी की जाए और आय के जो मौजूदा साधन हैं उसकी वसूली में उनको वृद्धि करनी ही पड़े। तीसरा, उन्होंने कहा कि उपरोक्त दोनों ही जो साधन उन्होंने अपनाए हैं कि करों में वृद्धि करें और व्यय में कमी करें, तो इन दोनों ही साधनों को वे एक बार में ही अपना लें। भारत सरकार ने तत्कालीन वित्त सचिव जॉन स्ट्रेची जो उस समय थे,
उन्होंने तीसरा विकल्प चुना। उन्होंने सोचा कि आय में भी वृद्धि करनी है तो कर की जो वसूली है उसमें सुधार किया जाए, और दूसरा व्यय में भी कमी करी जाए और करों में भी वृद्धि कर दी जाए। तो इस प्रकार दोनों ही उपायों को अगर वे चुनते हैं तो वे केंद्र सरकार की वित्तीय अधिभार में वृद्धि कर सकते हैं। उनका यह, जॉन स्ट्रेची का यह मत था कि प्रांतीय सरकारों को विभिन्न मदों, आय और व्यय का प्रत्यक्ष प्रबंध सौंपे बिना केंद्र द्वारा अपनी आय और व्यय का कुशलतापूर्वक प्रबंध संभव नहीं है। इसलिए इन आधारों पर अब केंद्र सरकार के साथ में फिर कुछ ऐसे समझौते किए गए। इन समझौतों के अनुसार कुछ और मदों को अब प्रांतीय सीरीज में शामिल कर लिया गया। ये थे भू राजस्व, सामान्य प्रशासन, कानून, न्याय व्यवस्था, नहर और सार्वजनिक निर्माण के कार्य। पहले के ही समान अनुदान जारी रहा था। केवल 2 प्रांतों, बर्मा व आसाम को भू राजस्व के मद में एक निश्चित राशि देने के स्थान पर उनकी आमदनी को ही उनकी जो आमदनी थी उसी का ही एक भाग निश्चित देना तय कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अब आबकारी, स्टैंप और कचहरी की फीसों में होने वाली आय भी प्रांतों को दे दी गई, लेकिन केंद्र ने इनकी दरें निर्धारित करने का अधिकार अपने पास में ही रखा था। किसी भी मद में वृद्धि या कमी का भार केंद्रीय और प्रांतीय सरकार को ही भुगतना पड़ता था, क्योंकि नए परिवर्तन जब भी होते थे या युद्ध का कार्य हुआ तो उस समय यह अधिभार केंद्र सरकार पर बढ़ जाता था। हम देखते हैं कि प्रथम अफगान युद्ध जो था उसके समय में, लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लागू किया गया तो उसके कारण भारतीय जनता जो थी वह इनसे अप्रसन्न थी, इसलिए वे नए कर लगाने का विरोध कर रही थी और न ही इनकी नए कर लगाने की भारत सरकार की उस समय लगा भी नहीं पाए थे। इसलिए लिटन के पश्चात जब रिपन आया तो उसने यह निश्चित किया कि करों की वसूली के खर्चे में कमी करनी ही पड़ेगी और वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सुधारना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।